है ना। आपने इसकी डेफिनेशन लिखी कल, एटीट्यूड यानी कि मनोवृत्ति क्या होती है उसके बारे में जाना, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपके लाइफ से जुड़ी हुई हैं। बस थोड़ा-सा वर्ड इतना खतरनाक है कि चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है। बाकी है सारी चीज़ें आपसे, क्योंकि इनकी जो वर्डिंग होती है पूरी, जैसे एक हाई लेवल, या फिर हम कह सकते हैं कि एक, इनकी भाषा बहुत थोड़ी-सी हार्ड हो सकती है। तो उसको सिंपल वे करने की कोशिश की गई है, पर आप लोग एग्ज़ाम में थोड़ा-सा सिंपल ही लिखना। हाँ, कुछ टर्मिनोलॉजी को आपको अच्छे से लिखना है, बाकी सारी चीज़ें आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? और इससे क्वेश्चन कहीं जाएगा नहीं, छोटा-सा टॉपिक रहते हैं ये सब, और छोटे से में अपन कम समय में जल्दी इसको तैयार करते हैं। बस आपको अपना दिमाग कहाँ लगाना है? आपके केस स्टडी में। आपको केस स्टडी भी बताऊँगा कैसे केस स्टडी को सॉल्व किया जाता है। वहाँ पे आपकी सोच बताएगी कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं, ठीक है? तो हमने एटीट्यूड देखा कि भैया ये किसी ह्यूमन ह्यूमन की विशेषता है, मतलब हर किसी मानव की विशेषता होती है कि वो किस चीज़ को पसंद करता है और किस चीज़ को पसंद। एटीट्यूड आप पता लगा लेते हैं जिसके साथ आप रहते हैं, या फिर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, या फिर आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, या किसी भी चीज़ के बारे में सुनते हैं। दूसरी चीज़ कभी-कभार ये भी होता है कि जब आप जहाँ आप काम करेंगे, वहाँ का पता चला कोई आपके नीचे जो काम कर रहे हैं लोग, वो आकर के आपको बता रहे हैं कि ये इसके साथ आप मत रहना, आप इससे बात मत करना। नेगेटिव एटीट्यूड बनना चालू हो जाएगा। मतलब आपको नकारात्मक सोच डेवलप होने लगेगी और आप उससे दूर भागेंगे। भले से आप किसी भी चीज़ उसके बारे में नहीं जानते। आप उसके बारे में पूरा कोई लिए नहीं, कुछ जानकारी लिए नहीं, कोई नॉलेज आपके पास था नहीं, पर आपने किसी दूसरों की बातों में आकर के क्या हो गए, गलत एक इमेज बना ली। कभी-कभार ये भी होता है जो कि थोड़ा-सा गलत होता है ना? मान के चलो कोई व्यक्ति आया आपके पास और वो बोला कि जी हमारे एरिया में इस चीज़ की दिक्कत है, और कोई तीसरा व्यक्ति आकर के बोल दिया कि इसकी हेल्प मत करना, ये हमेशा आता है, झूठ बोलता है, ये करता है। तो आपने इस तीसरे व्यक्ति की बात सुन कर के क्या किया, उसका कोई काम नहीं किया। आपके अंदर एक नेगेटिव अप्रोच बन गई, नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट हो गया। ये सारी चीज़ें थी। तो कल जो हम थे, कल कहाँ तक हुआ था? हुँ, कल कहाँ तक हो गया था थोड़ा-सा बता देंगे? कैब मॉडल हो गया था, जिसमें से हमने कॉग्निटिव देखा था, है ना? फिर हमने अफेक्टिव भी देखा, जो कि एक प्रभावशील था, और उसमें हमने डिफरेंस देख लिया, दोनों में अंतर देख लिया, और फिर हमने बिहेवियर यानी कि व्यवहारात्मक चीज़ें को देखी। ओके, कल यहाँ तक चीज़ें हो गई थी, दोनों के बीच डिफरेंस पता चल गया था कि भैया एक तो हमको पता होना चाहिए जिसके बारे में जानकारी है, और जानकारी लगने के बाद हम हमारे अंदर उसके लिए क्या इमोशन क्रिएट होते हैं, तो वो प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा ये है ना डिफरेंस है। मनोवृत्ति के कुछ मानक हैं, जिसे हम एक एक्सप्लिक्ट एटीट्यूड और एक बोलते हैं इन इम्प्लिक्ट एटीट्यूड। 2 चीज़ याद रखना, एक होता है स्पष्ट मनोवृत्ति और दूसरी चीज़ याद हम रखना निहित मनोवृत्ति। एक आपका एक देखो दिमाग होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये आपने इसको बचपन में पढ़ा भी होगा, चेतन मन, अचेतन मन। ठीक है? तो पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि ये एक्सप्लिक्ट एटीट्यूड यानी कि स्पष्ट मनोवृत्ति क्या कहती है? ये क्या होता है, आप अपनी एटीट्यूड को पहचानते हैं इसमें, ठीक है? आप जानते हैं कि मैं किस चीज़ को पसंद करता हूँ और किस चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ। आप अपनी मनोवृत्ति को पहचानते हैं और फिर आप कैसा व्यवहार करते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप सोच समझ कर आस-पास की घटनाओं जो भी वहाँ पे घटना घटी है, उस चीज़ को देख कर के फिर आप व्यवहार करते हैं। मान के चलो आप घर से बाहर निकले और कुछ आपको पता है कि आस-पास के जो एरियो में चोरी बहुत होती है, तो आपको वहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं पता है, तो आप सोच समझ कर के अपने एटीट्यूड के बाद डिसीज़न लेते हैं। आपके अंदर वो चीज़ें पता रहती हैं, तो आप क्या करेंगे? वहाँ से बच के जाएँगे या दूसरी गली से चले जाएँगे, ऐसा भी हो सकता है। जो आपके चेतन मन में रहती है, मतलब कि जो आप सोच समझ करके निर्णय लेते हैं, ठीक है? और एक होता है इम्प्लिक्ट एटीट्यूड यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने एटीट्यूड से अनजान रहते हैं, मतलब आप किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, इसका आपको पता नहीं रहता है। आप पर ये क्या होता है, जो भी आपके साथ पास्ट में चीज़ें हुई हैं, कभी-कभार ऐसा होता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं और बट कोई पास्ट में ऐसी चीज़ हुई है आपके साथ और वो चीज़ें दोबारा आपके सामने आती है, तो आपको वो याद आ जाता है कि नहीं, ये तो चीज़ें तो गलत हैं। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे माइंड में पहले से रहता है, हमारे माइंड मन में पहले से रहा होगा पास्ट में, ओके? आप उन चीज़ों को क्या करेंगे,
आपके अंदर जो पिछले जो साथ आपके साथ हुआ है, पिछली जो घटनाएं हुई हैं आपके साथ, उससे आप इफेक्ट करते हैं, आप उन चीजों से इफेक्ट डालते हैं, तब आपको पता चलता है कि अरे यार ये तो वो व्यक्ति था, इसके साथ इसने मेरे साथ बहुत पहले ऐसा किया था या उसके साथ किया था, जो भी एवरीथिंग आपको चीजें याद आने लगती हैं। तो इस तरीके से आपका एटीट्यूड क्रिएट करने लगता है। तो ये एक एक्सप्लिट आपका जो कॉन्शियस माइंड है जिसमें आपको पता रहता है, और इम्प्लिट एटीट्यूड जिसमें आपको पता नहीं रहता है कि हम क्या करने वाले हैं। आपको जो पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं उससे सारी चीजें आपको क्या होता है पता चलने लगता है। ओके, तो आपको पता है जो एटीट्यूड जो फंक्शन होता है, एटीट्यूड के बारे में हमने कंटेंट के बारे में देखा कि इम्प्लिट क्या है, माना एक्सप्लिट क्या है और इम्प्लिट क्या है। मनोवृत्ति के जो कार्य यानी कि हम फंक्शन ऑफ एटीट्यूड के बारे में देखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एटीट्यूड एंड व्हाट इज फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो क्या होता है, आपको पता है कि जो एटीट्यूड्स है आपके थॉट, आपके बिहेवियर, आपके जो इमोशनल पार्ट हैं उसको वो क्या करता है, डायरेक्शन देता है। क्लियर है, ये चीज तो मैंने आपको बता दिया था कि एटीट्यूड क्या है। तो एटीट्यूड आपके थॉट्स को भी पता होता है कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं, फिर आपके बिहेवियर को बताता है, फिर आपके किस चीज को बताता है, आपके इमोशनल पार्ट को बताता है कि आप किस चीज को पसंद करते हैं और किस चीज को नापसंद करते हैं। कुछ लोग जो बैगर्स होते हैं, भीख मांगते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, और कुछ लोग जब इस तरीके से मुंह बना करके भीख मांगते हैं तो आपको एकदम इमोशनल हो जाते हैं, आपका एटीट्यूड उनके लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो एटीट्यूड है ना, आपके इंटरनल जो है, ये क्या करता है, मीडिएट बिटवीन पर्सनल इंटरनल नीड एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कि जो आपके अंदर की चीज है और बाहर की चीजों के बीच एक क्या बनाता है, मीडिएट करता है, यानी कि मध्यस्थता बनाता है कि आप किस तरीके से इस पर आप डिसीजन लेते हैं। दूसरी चीज, एटीट्यूड हेल्प्स पीपल टू अचीव देयर बेसिक गोल्स। अब क्या करता है, ये अपने बेसिक गोल्स को अचीव भी करता है। अब आप इन चीजों को लेकर के पॉजिटिव हैं, मान, है ना, आप पीसीएस के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, तो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भी पॉजिटिव ही रहेंगे। फिर क्या होगा, कुछ लोग आकर के आपको अलग अलग बातें भी करेंगे, ऐसा मत करो, किसी का निकलता है क्या, कई लोग कितने साल से पढ़ रहे हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं, कई लोग क्या कर रहे हैं उससे कोई डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ भी आपका एटीट्यूड एक काम करता है कि आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक मेरी आवाज सुनाई तो दे रही है ना, आप लोग को समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, दूसरी चीज, आपके पास ऐसे कई लोग आते हैं जो आपके एटीट्यूड, आपके डिसीजंस और आपके अंदर नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं, एटीट्यूड को चेंज करते हैं। ऐसा होता है, आपके अंदर बिल्कुल एक डिमोरलाइज वाली कंडीशन आ जाती है, आप डिमोटिवेट होने लगते हैं। ओके, बट अगर आप अंदर से आपका एटीट्यूड अच्छा है, पॉजिटिव है कि हाँ मैं कर सकता हूँ इस चीज को, तो जब आप चीजों को देखते हैं कि जब इन सभी लोगों का हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता, तो आप अपने अंदर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, सारी चीजें काम करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि एटीट्यूड्स में ऐसे कौन कौन से वर्क हैं जो उन चीजों को, सर स्लाइड शो नहीं हो रही, ओके 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 ओके, क्यों नहीं हो रही भैया, अब क्या दिखा रहा है, थोड़ा सा माइक ऑन कर लो आप लोग। अब किसी को आधा अधूरा दिख रहा है क्या? तो जो एटीट्यूड फंक्शन के बारे में हम देख रहे हैं कि कौन सी चीजें हैं जो एटीट्यूड के अंदर में फंक्शन करती है। ठीक है, तो एटीट्यूड फंक्शन में पहला आपका आ जाएगा नॉलेज फंक्शन, दूसरा है आपका ईगो डिफेंसिव फंक्शन, तीसरा है आपका ईगो एक्सप्रेसिव फंक्शन, अहंकार, और फिर है आपका इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, एंड लास्ट इज सोशल एक्सेप्टेंस फंक्शन। इन चीजों को याद रखना है क्योंकि कभी कभार इनसे रिलेटेड केस स्टडी क्रिएट हो जाएगी। तो एटीट्यूड फंक्शन, उसमें पहला है नॉलेज फंक्शन। क्या होता है, जब आप करते क्या है, जब आपकी एटीट्यूड, जब आपकी मनोवृत्ति, जब आपकी सोच पॉजिटिव होती है ना किसी के भी प्रति, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, उसमें आप क्या करते हैं, नॉलेज आपका बढ़ने लगता है, आप उससे जानने की कोशिश करना चालू कर देते हैं। ये चीजें आपके साथ होती हैं। और साथ में क्या होता है, जो पर्सन है उसका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो भी बढ़ता है, जानने की इच्छा बढ़ने लगती है। पॉजिटिव एटीट्यूड में हम पढ़ रहे हैं नॉलेज फंक्शन, नॉलेज की बात कर रहे हैं। और नेगेटिव नॉलेज में क्या, नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव नॉलेज फंक्शन में क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड में क्या होता है कि हम किसी के बारे में इंटरेस्ट नहीं ले, हमको पसंद ही नहीं है वो, तो हम क्यों इंटरेस्ट लें। बिल्कुल, आपको बोला किसी ने कि यार ये पढ़ लेना, तो आपको इंटरेस्ट है ही नहीं उस चीज में, तो आपका नॉलेज कम हो जाएगा क्योंकि आप उस चीज के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, उसका एक्सपीरियंस भी कम हो जाएगा, जानने की इच्छा बिल्कुल कम हो जाएगी। ये चीजें आपके साथ होती हैं, आप एक इंसान हैं और ये चीजें हमेशा होती है। तो कोई भी चीज है, कभी कभार जब आप वर्क करेंगे तो कई प्रकार के लोग आपके पास आएंगे।
कुछ लोगों के लिए आप ऐसे करेंगे कि आप उसमें एटीट्यूड आपका निगेटिव हो सकता है, जिसमें आप निगेटिव एटीट्यूड रहेगा, उसके लिए वर्क आपका जो वर्क फोर्स है वो बहुत कम रहेगा, आप उतना ज्यादा वर्क उनके लिए नहीं करेंगे। पर किसी किसी चीज के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, आपका एक पर्टिकुलर पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहेगा, जिसके लिए आप बहुत मेहनत करना चाहेंगे कि हाँ यार इस पे कुछ काम किया जाए। जैसे कि जब कोई इंसान एक रिलीजियस टाइप का है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है, तो आप वो चाहेगा कि आप चाहेंगे कि इससे क्या लाभ मिलता होगा, भाई ये इतना रिलीजियस टाइप का है, चलो मैं भी तो देखूं। ये सारी चीजें उसके अंदर क्या होने लगेगी, आने लगेगी। बट ये नॉलेज फंक्शन इस तरीके से काम करता है। समझ में आ रहा है नॉलेज फंक्शन किस तरीके का? अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो नॉलेज आपका बढ़ेगा, और निगेटिव एटीट्यूड है तो नॉलेज आपका घटेगा। ये दोनों चीज समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा होता है ईगो डिफेंसिव, यानी कि अहम रक्षात्मक कार्य। अहम रक्षात्मक कार्य क्या बोलता है ये, कि कभी कभार आपके अंदर भी यही होता है कि अपने ईगो को डिफेंस करने के लिए हम अपने प्रेजेंट में जो एटीट्यूड है, प्रेजेंट में जो हमारी सोच है, उसको हम बदल देते हैं, और ये बिल्कुल नई क्या करते हैं, नई सोच को डेवलप कर लेते हैं, नई मनोवृत्ति को डेवलप कर लेते हैं, और स्वयं के बारे में सब मतलब कि स्वयं के बारे में बिल्कुल राइट सुनने के लिए और उसे जानने के लिए हम अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने बारे, अच्छा कुछ नहीं दिख रहा ये, हाँ। तो जैसे आप लोग क्या करते हैं, कभी कभार आपके अंदर या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर सच सुनने की क्षमता नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती सच सुनने की, और ऐसा कभी कभार आपके साथ भी होता होगा। पर धीरे धीरे ऐड से कभी कभार आप ऐसा सोचते हैं कि किसी काम के लिए कि मैं सच सुनूं लोगों के बारे से, मतलब लोगों के मुंह से, ताकि मैं अपने एटीट्यूड को, अपनी जो सोच को बदल सकूं। क्या मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, क्या मैं जो कर रहा हूं क्या वो गलत कर रहा हूं। इस तरीके से हमारे अंदर एक कैपेसिटी डेवलप होने लगती है सच सुनने के लिए। बट ईगो डिफेंसिव का जो एक अच्छा एग्जांपल इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, मान के चलो वो वहां का क्या है, बॉस है, ठीक है, वो वहां का बॉस है, और उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, मतलब कि आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो आप क्या करते हैं, आपके जो अंडर में जो काम कर रहा है वो व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि देखो सर आपने ये काम गलत किए हो, आपके बारे में उसने गलती निकाल दिया। अब आप क्या करेंगे, आप मनी मन सोचेंगे मैं तो इससे बड़ा कर्म हूं, ऑफिसर रैंक का इंसान हूं, इसने आकर के मेरी गलती कैसे निकाल लिया। तो आप अपने ईगो डिफेंसिव फंक्शन को क्रिएट करना चालू कर देंगे। आप अपने ईगो के चक्कर में, अपनी इमेज बचाने के चक्कर में उससे क्या करने करने लगेंगे, लड़ने लगेंगे। फिर वो भी बोलेगा कि नहीं आपने गलती की है, तो दोनों की तरफ से क्या होने लगेगा, इंपैक्ट होना चालू हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है किस तरीके से ईगो डिफेंसिव फंक्शन काम करता है? कि कभी कभार हम फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम चीजों को इस तरीके से डेवलप कर लेते हैं कि हम लोगों के बारे में या लोगों से हम अपने बारे में सब सुनना चालू कर देते हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ईगो डिफेंसिव फंक्शन? ओके ओके, अपेक्षा, दिव्या, याचना। तो भैया आपके साथ ये चीजें होती होंगी, इसलिए आप अपने एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इन चीजों को। दूसरा होता है ईगो एक्सप्रेसिव, इसे हम वैल्यू एक्सप्रेसिव भी बोलते हैं। क्या होता है, हम अपने पर्सनल वैल्यू के जो होता है पर्सनल वैल्यू के अंडर में हम अपनी सोच में बदलाव, है ना, लाता है। जो हमारी जो सोच है, हमारी जो एटीट्यूड है, उसमें हम बदलाव लाते हैं। उससे क्या होता है, हमें बड़ी खुशी मिलती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, व्यक्ति जो है ना अपने एटीट्यूड अपने मूल्यों के अनुसार बनाता है। अपना जो एटीट्यूड है ना, अपने वैल्यूज के अनुसार बिहेव करता है। जैसे कि आपको चिकन खाना पसंद नहीं, कोई मांसाहारी नहीं है, मान के चलो कोई व्यक्ति है जिसे मांसाहार खाना पसंद नहीं है, और उसका सिद्धांत है कि मैं तो सिर्फ शाकाहारी हूं और मैं जीवों की हत्या, यानी कि हम ऐसे चीजों को नहीं खाते हैं, एनिमल्स को नहीं खाते हैं। तो वो उसकी वैल्यू भी थी, और उसकी सोच भी थी, और उसकी पसंद भी थी। तो यहाँ पे आपका वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि कुछ लोगों को या बहुत से लोगों को समलैंगिकता, समलैंगिकता याद है, मतलब कि सेम जेंडर के लोग दो सेम जेंडर के लोगों को कुछ लोग या बहुत से लोग अलग एटीट्यूड से देखेंगे। तो आप बताएंगे समलैंगिकता, ओके, होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के आपके अंदर कैसा एटीट्यूड है, आप बताएंगे? बताइए, याचना, दिव्या, अपेक्षा, होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के आपके अंदर क्या एटीट्यूड्स है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव एटीट्यूड है? पॉजिटिव, क्योंकि एक नेचुरल थिंग है। नेचुरल थिंग है, अभी आपके लिए पॉजिटिव होगा, और दिव्या आपके लिए? सर पॉजिटिव ही होगा।
पॉजिटिव होगा, बट कुछ लोग इसको क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। कुछ लोग इसको बोलेंगे कि ये हमारे रिलीजियस के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है। ओके, ये धर्म जो हमारे जो रिलीजन बेस्ड वैल्यूज हैं या मॉरल हैं वो उसके खिलाफ है। ये चीज को आप मानते हैं तो वो अपने वैल्यूज को एक्सप्रेस करेंगे कि हमारे वैल्यूज ये है, हमारे धर्म का मूल या हमारे धर्म का वैल्यू ये है कि हम होमोसेक्सुअलिटी यानी कि जो हमारा समलैंगिकता है इसको हम अलग निगाहों से देखेंगे। पर आज के टाइम पे यही एटीट्यूड यानी कि अच्छे प्रशासनिक अधिकारी, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट इस बात को मानते हुए उन वैल्यूज के खिलाफ जाती है और इन लोगों को एक उचित स्थान या अच्छा प्लेस प्रोवाइड कराती है ताकि वो लोग भी अपने जीवन को जी सकें। तो यहाँ पे ईगो एक्सप्रेसिव भी आता है कभी कभार। ओके, ये चीजें होती हैं, सॉरी ईगो एक्सप्रेसिव है ना, वैल्यू एक्सप्रेसिव, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू एक्सप्रेसिव को वर्ड को यूज करते हैं। तो ये चीज क्लियर। ओके, तो यहां पर जैसे कि कुछ लोग जो होंगे होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के निगेटिव एटीट्यूड क्रिएट करेंगे, ऐसे वो लोग अलग ही उसमें देखेंगे। तो यहां पर उनको ना बड़ा सेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा इन लोग को। कैसे मिलेगा, क्योंकि वो नेगेटिव एटीट्यूड है, बट उनको सेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा, नहीं हम तो बिल्कुल नहीं करते, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ऐसे चीजें हो सकती हैं जो वैल्यू एक्सप्रेस कर सकती हैं आपकी चीजों को, ईगो एक्सप्रेस कर सकते हैं। नहीं, कुछ लोग होते हैं ना, हम ये सब नहीं करते, ऐसा होता है, या हम ये सब नहीं खाते, ये सारी चीजें होती है जहां पे वो अपने वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं, ईगो एक्सप्रेस करते हैं, हम ये सब मांस मदिरा बिल्कुल नहीं खाते पीते, ऐसा होता है। फिर आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, अब इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन में क्या बोलता है भैया, कभी कभार क्या होता है इसमें, हम इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं, है ना, यूटिलिट है ना, यूटिलाइटेरियन, ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। और हिंदी में होगा इसका उपयोगितावादी। उपयोगितावादी का मतलब ये होता है कि बचपन में हो, चाहे आप अभी हो, चाहे आप कभी, है ना, आप जब बनेंगे, तो कभी कभार या हर पर्सन या हर व्यक्ति वो इस तरीके से बिहेव करता है कि वो उन्हीं कामों को ज्यादा करेगा जिससे उसे प्रॉफिट गेन हो, जिससे उसे अवार्ड मिले, जिससे लोग उसको प्रोत्साहन करे, वाह भाई तूने क्या काम किया है। ओके, और फिर क्या होता है, वो इंसान उसे बार बार काम करता है। जैसे कोई बच्चे को बोल दिया कि जा ये सामान लेकर के आ जा, तो वो सामान लेकर के आ गया और अच्छे से लेकर के आया, तो घर में वाहवाही हो गई उसकी कि वाह बहुत अच्छा काम किया। फिर वो रोज काम करेगा, फिर वो हमेशा सामान लेकर के आएगा, सब सारी चीजें करेगा। वैसे ही हमारे एरिया में भी यही होता है कि जब आप वर्क करेंगे एक सिविल सर्विस एज अ सर्वेंट की तरह, है ना, तो आप भी ऐसे कामों को ज्यादा करेंगे जिससे आपको लोग जाने, लोग आपकी वाहवाही करें, लोग आपको अवार्ड करें, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये क्या कहता है, उपयोगितावाद, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन की बात करता है। और वो व्यक्ति, जो व्यक्ति ऐसे कामों को नहीं करता जिससे उसे पनिशमेंट मिले, पनिशमेंट, है ना, तो जैसे कि वो इंसान पनिशमेंट मिले, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। कौन सा हो गया, जिसे इंसान बार बार काम कर रहा है तो उसके अंदर उस काम के लिए, उस वर्क के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हुआ। और वो काम जिससे उसको पनिशमेंट मिली हो उसके लिए उसे नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट हुआ। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि इंस्ट्रूमेंटल किसको बोला जाता है, जिसके लिए हम वो काम करते हैं जिसके लिए हमें अवार्ड या फिर जो हमें कोई वाहवाही करते हैं। अब आएगा आपका सोशल एक्सेप्टेंस फंक्शन, सामाजिक स्वीकृति कार्य। इसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, आप भी, आप या फिर आपके क्षेत्र में कोई भी, या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हैं, आपकी जो सोच है ना, आप, मैं जैसे कि मुझे अगर मानना है कि मुझे किससे दोस्ती करना है, तो मैं देखूंगा कि किसकी सोच अच्छी है, कोई कौन व्यक्ति कैसा है। अगर कोई व्यक्ति की जो मेंटल जो सोच है वो पॉजिटिव है ना, तो उसकी सोसाइटी में बहुत अलग ही इमेज बनेगी, अलग ही पहचान उसकी क्रिएट होगी। मतलब किसी व्यक्ति को, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे लिए आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड बन गई कि वाह भाई इससे अच्छा कोई बंदा नहीं है, और फिर मैं जाकर के क्या करूंगा, लोगों में ये बात भी करूंगा, यार वो तो बहुत अच्छा है। होता है, आप लोग के साथ भी होता है, आप लोग भी जाते हैं, चार लोग से मिलते हैं तो बताते हैं कि यार ये बंदा जो है, या ये जो मेरा दोस्त है ये बहुत अच्छा है, इस तरीके से काम करता है, या वो फलाना इंसान बहुत अच्छा है, ये काम करता है। तो आप एक सोशल एक्सेप्टेंस की तरह फंक्शन करते हैं। एटीट्यूड एक सोशल तरीके से चीजों को एक्सेप्ट करती है। ओके, तो आपके साथ भी होता है, जैसे कि मान के चलो कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंस डे में झंडा लेकर के जा रहा है, फ्लैग लेकर के जा रहा है, तो समाज में लोग, समाज के अंदर, ये सोसाइटी के अंदर बात फैल जाएगी कि ये जो बंदा है ना बहुत सोशल है और नेशन के प्रति इसे बहुत प्यार है। एक समाज के अंदर इसके अंदर एटीट्यूड, उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड फैल गया। किस तरीके से एटीट्यूड को हम गठन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड इंक्लूड हाउ पॉजिटिव एंड निगेटिव इवोल्यूशन, किस तरीके से आप इवेल्युएट करते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव, है ना, आर
ऑर्गेनाइज्ड विद इन MN विद कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। तीनों चीजों के बारे में आपको बताया हूं कि हम किस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव जो नकारात्मक मूल्यांकन हम किस तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो संज्ञान में हो, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे व्यवहारिक घटक के भीतर हो, है ना। ये तीनों चीजों के अंदर हम एक चीज क्रिएट करते हैं कि वो क्या पॉजिटिव है, क्या वो निगेटिव है। ओके, स्क्रीन दिख रही है? The structure often decide the extent to which an attitude in a question can affect the behavior of an individual, people with integrity or less ambiguous। क्या होती है, जो भी स्ट्रक्चर है वो यह हमेशा वो चीजें डिसाइड करती है कि वो जो हमारी मनोवृत्ति है किस व्यक्ति के व्यवहार को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, मतलब आपके जो बिहेवियर को कहां तक वो इफेक्ट डाल सकता है, आपके एटीट्यूड को। और ईमानदार जो हैं, जो इंटीग्रिटी वाले लोग हैं, है ना, जो ईमानदार वो लोग हैं, ये सारी चीजें कहां तक वो किस तरीके से इफेक्ट वो होगी। और एटीट्यूड की जो स्ट्रक्चर है वो इस क्वेश्चन का आंसर क्रिएट करती है कि पॉजिटिव और निगेटिव इवैल्यूएशन कैसे कैसे कंपोनेंट के भीतर हो सकते हैं। जैसे कि उन कंपोनेंट की बात मैं कर रहा हूं जिन कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। कॉग्निटिव यानी कि जिसे हम जानते हैं, जानने के बाद हमारा उस पर प्रभाव क्या पड़ता है, और प्रभाव के बाद हमारा बिहेवियर कैसा हो सकता है। तो हम कोई समाचार के बारे में जानते हैं तो हम किसी समाचार से डर भी सकते हैं और नहीं भी डर सकते। अगर डर गए तो हमारा व्यवहार एकदम अलग चेंज हो जाएगा, हम अपनों को भी अपने से दूर कर लेते हैं, जैसे कोरोना में। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड क्रिएट होगा। पहली चीज, वन डायमेंशनल पर्सपेक्टिव। एक स्ट्रक्चर होता है वन डायमेंशनल पर्सपेक्टिव। वन डायमेंशनल यानी कि एक आयामी परिप्रेक्ष्य। इसमें एज्यूम दैट द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव बिलीफ, इमोशंस एंड बिहेवियर, सकारात्मक विश्वास, भावना और व्यवहार की उपस्थिति जो है हमारे अंदर, जो पॉजिटिवनेस है, उसमें नकारात्मक विश्वास, भावनाओं और व्यवहार की घटना को रोकती है। जब आपके अंदर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता है ना, किसी के भी प्रति, आप उसको कैसा आप इमोशन रखते हैं, कैसा आप बिहेव करते हैं, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आने से रुकती है। आप किसी पुअर मैन को, अगर आपके अंदर उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आने के लिए रोकती है। और हर किसी का नजरिया अलग अलग होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, दिस पर्सपेक्टिव thus implies that there is consistency in a person attitude। इस प्रकार ये क्या करती है, जो मनोवृत्ति का तात्पर्य है कि व्यक्ति के मनोवृत्ति में वस्तु के प्रति मनोवृत्ति में निरंतरता आती है और उसमें एक अलग बात होने लगती है। किस तरीके से? द पर्सपेक्टिव thus implies that there is consistency in a person attitude। अब वो कंसिस्टेंसी होना चालू हो जाएगी कि आप उस वर्क के लिए, जिसके लिए आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हुआ है, उसके लिए आपके अंदर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो ये पर्टिकुलर वन डायमेंशनल की ओर जाएगी, बिल्कुल सीधे वन डायमेंशनल। ओके, इस तरीके से कंसिस्टेंसी बनी रहेगी उन चीजों में। टू डायमेंशनल पर्सपेक्टिव में ये होता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एटीट्यूड, इसमें दोनों वही रहेंगे। पर कभी कभार ये होता है कि हम दोनों डायमेंशन को लेते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी लेते हैं और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को भी लेते हैं। और आपको पता है कि हर चीज में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आते ही आते हैं। तो फिजिकल वे पे अगर क्लास ली जाती है तो उसका एक अलग मजा आता है, ऑनलाइन क्लास ली जाती है तो उसका एक अलग पर्सपेक्टिव रहता है। उसमें बस ये रहता है ऑनलाइन में कि हम चीजों को कहीं भी रह करके पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से टाइम चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो टू डायमेंशनल पर्सपेक्टिव की बात यही करता है कि हम कभी कभी कोई ऐसे डिसीजन लेते हैं कि उसके दोनों पॉइंट्स को देखते हैं। फिर उसके बाद एक ऐसी कंडीशन भी आती है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स रहते हैं, पर वो न्यूट्रल पोजीशन कहलाती है। मतलब कि ना ज्यादा पॉजिटिव होगा ना ज्यादा नेगेटिव होगा। ऐसा जो टू डायमेंशनल पर्सपेक्टिव होता है ना, अधिकतर आपको देखने को मिलेगा मैरिज कंडीशन में, है ना। तो कोई लड़का है या लड़की है, उसको लेकर के आप पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट कर रहे हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट कर रहे हैं, है ना। कितना कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, लड़की क्या करती है, क्या कमाती है, क्या नहीं करती, ये सारी चीजों को देखते हैं। फिर देखते हैं अरे यार ये लड़की अगर जॉब कर रही है तो घर पे काम, अधिकतर बेसिकली लोग यही सोचते हैं। तो फिर वो न्यूट्रल कंडीशन में आते हैं। ठीक है, आके आधा काम मैं कर लूंगा, आधा तक काम तुम कर लेना। तो ये टू डायमेंशनल अप्रोच काम करती है कि दोनों के बीच में कैसे कैसे क्या एटीट्यूड क्रिएट हो सकते हैं। तो पॉजिटिव को भी लेंगे और नेगेटिव को भी आप लेंगे। ओके, और वन डायमेंशनल में क्या है, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी के प्रति तो बस हो गया, आप उस पर नेगेटिव एटीट्यूड आपके उस पर हैवी या फिर उसके ऊपर मतलब नकारात्मक रवैया नहीं क्रिएट हो सकता है। ये दोनों चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एटीट्यूड मैंने फॉर्मेशन बता दिया कि किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा था, कैरेक्टरिस्टिक में आपको लिखवाया था। भैया एटीट्यूड में चेंजेस भी तो हो सकते हैं। मान के चलो कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग एक ही चीज को बहुत खा लेते हैं, अब इतना खा लेते हैं कि उसके प्रति उसका एटीट्यूड बदल जाता है, उसके प्रति उसकी सोच बदल जाती है और वो खाते ही नहीं, भूल जाते हैं उनको।
इस तरीके से भी। या फिर कुछ लोग आकर के बता देंगे, जैसे कि बीच में खूब न्यूज आई थी कि पत्ता गोभी मत खाओ, पत्ता गोभी में एक ऐसा कीड़ा होता है जो दिमाग में घुस जाता है, ये सारी चीजें आई थी, तो लोगों ने पत्ता गोभी खाना छोड़ दिया। जिसको पसंद थी बहुत पत्ता गोभी, वो भी नहीं खाते थे। एटीट्यूड चेंज इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो भैया आपके अंदर जो सोच बनी हुई है उसमें बदलाव भी होना जरूरी हो सकता है, या फिर उसको आप थोड़ा सा अमेंड कर सकते हैं चीजों को, ठीक है, अमेंड आप उसमें कर सकते हैं। और जो आपका एटीट्यूड है वो स्टार्टिंग में क्या पता अलग हो सकता है या कम हो सकता है, या धीरे धीरे उसमें इन फ्यूचरिस्टिक उसमें धीरे धीरे क्या हो सकती है, उसमें आपकी सोच आपकी पसंद उसमें बढ़ सकती है, किसी भी चीज को लेकर के आप देख सकते हैं। और बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो जो सोशल है, जो लोग हैं, है ना, कम्युनिटी लीडर हैं, पॉलिटिशियन है, प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, और जो बहुत सारे लोग हैं, ये सारी चीजें लोग धीरे धीरे उनमें चीजों को चेंज करने लगते हैं। अब जैसे कि पहले लोग अलग प्रकार का तेल खाते थे, है ना, अब धीरे से एडवर्टाइजमेंट आया कि ये वाला तेल मत खाएं, हार्ट के लिए बहुत जरूरी होता है ना, सॉरी, ये वाला तेल मत खाएं, ये हार्ट के लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो आप ये वाला तेल खाएं। आपके अंदर सोच पैदा हो गई कि यार ये तो सही है, इसको हम चेंज करें। फिर कोई नेता आ गया कि तुम इसको वोट मत दो, इसने ऐसा किया वैसा किया, मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगा, मैं आपके लिए बहुत नई नई नौकरियां ला दूंगा, मैं आपके लिए यहाँ पे जितना भी आपका जो चीजें हैं आपके क्षेत्र का विकास करूंगा, डेवलपमेंट करूंगा। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एकदम अलग चेंज आ जाएगा, नहीं अब तो मैं इसको ही वोट दूंगा, ठीक है। तो एटीट्यूड में एक कंडीशनल वे पे चेंजेस आना हो सकता है, कंडीशनल अकाउंट फॉर द सच चेंज, ओके। इट वुड बी पॉसिबल टू टेक स्टेप टू ब्रिंग आउट द एटीट्यूड चेंज। तो आपके अंदर चेंज आ जाता है, आप उस पर क्या करते हैं, स्टेप्स उठाना चालू कर देते हैं। तो एटीट्यूड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड चेंज, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटीट्यूड को चेंज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड इज इजीली सब्जेक्टेड टू चेंज कंपेयर टू नेगेटिव एटीट्यूड। जिसको आप बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, है ना, तो आप इसको पसंद नहीं करेंगे। बट जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जब मान के चलो आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं, ओके, या फिर आप किसी खाने की चीज को पसंद करते हैं और इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो आप उस पॉजिटिव एटीट्यूड की मोर देन ज्यादा चांसेस है चेंज होने को, ओके। अगर कोई व्यक्ति जो है, पर्सन है, वो सफल महिलाओं को देखता है तो वो कहता है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ता है, तो उसका महिलाओं के प्रति क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाएगा। और उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये हो सकता है कि क्या हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, आप चेंज कैसे हो सकता है, मेरी बात सुनना। किसी अब आप लोग जब बनेंगे, है ना, तो आपको देख करके लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरह क्रिएट होगा। और उसके बाद ये होगा कि आपके अंदर लोग पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करेंगे, अपने घर के भी बच्चे को पढ़ाएंगे, ये जो भी है सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे। बट ऐसा होता है कि अगर ये मान के चलो ये वुमेन्स मैन में मतलब क्या होने लगे, डोमिनेट करने लगे, हावी होने लगे। ये चीजें आपको पता है कि पुरानी चीजें चली आ रही है, बट ऐसा नहीं है। पुरानी चीजें चली आ रही है कि वुमेन्स नीचे रहेंगी, मेंस ऊपर रहेंगे। बट जब वुमेन्स मैन के ऊपर डोमिनेट होने लगती हैं, फैमिली, है ना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करने और सारी चीजों को करने लगती हैं, तो लोगों के अंदर निगेटिव एटीट्यूड क्रिएट होने लगता है, हम तो नौकरी नहीं करवाएंगे। आधे से ज्यादा देखना, शादी के बाद जो 2-3 साल 4 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद 6वें 7वें साल छुड़वा देते हैं। ऐसे वो कम दिमाग के, या फिर उन लोग के अंदर जैसा भी है, उनके अंदर निगेटिव एटीट्यूड क्रिएट होना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से एटीट्यूड चेंज हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड चेंज। समझ में आई मेरी बात। सबसे ज्यादा क्या होगा, किस में चेंज होने की प्रॉब्लम है, पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज होने की सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट होते हैं, ओके। दूसरा है सोर्सेस कैरेक्टरिस्टिक्स। सोर्सेस क्या होती हैं, तो सोर्स credibility affect attitude change. Attitudes more likely to change if a message come from highly credible source. कभी कभार कुछ ऐसे सोर्स होते हैं या कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो बहुत ज्यादा विश्वास पात्र लोगों से आता है, या बहुत ज्यादा जिस पर आप विश्वास करते हैं, तो उससे आपकी जो चीजें हैं वो चेंज हो जाती है, ठीक है। होता क्या है, आप किसी पर्सन पर बहुत विश्वास करते हैं, ओके, और उसने आकर के आपके किसी दोस्त के बारे में कुछ ऐसी बात कही, आप उस पर विश्वास कर लें, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं, तो आपका एटीट्यूड अपने दोस्त के कंपैरिजन पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। मान के चलो कोई एक इंजीनियर है ना, वो लैपटॉप खरीदने की योजना बना रहा है, कंप्यूटर पेशेवर द्वारा अधिक आश्वस्त होता है, तो वो कहाँ जाएगा, कंप्यूटर से जो जुड़े होंगे, कंप्यूटर प्रोफेशनल जो होंगे, उसके पास जाएगा, कंपेयर टू स्कूल के बच्चे से पूछने। आप कुछ भी चीज खरीदते हैं, आप कार खरीदने गए होंगे, तो आप किन से पूछेंगे, जिनके पास कार है। आप जाकर उनके पास थोड़ी पूछेंगे, जिनके पास बाइक है, टीवीएस लूना उना है, उनके पास जाकर थोड़ी ना आप पूछोगे,
कि भैया बताओ कौन सी कार लें, आप उनसे पूछना पसंद करेंगे जिसके पास कार है। ओके, और या फिर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो आप उनसे पूछना पसंद करेंगे जो वैसा कंप्यूटर का प्रोफेशनल हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप? ओके, थैंक यू। तो दूसरा हो गया आपका सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, फिर होता है मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा आपका क्या होगा? मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये क्या बोलता है इसको देखते हैं। एटीट्यूड विल चेंज व्हेन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द मैसेज इज इनफ बट नाइदर टू एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन नॉर टू लो इंफॉर्मेशन, also whether the information has a rational or emotional appeals to matter. ओके, जब संदेश में मौजूद जानकारी पर्याप्त होगी लेकिन ना बहुत अधिक जानकारी है ना बहुत कम जानकारी, इससे जो आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है। जानकारी में कुछ तर्क संगत या भावनात्मक अपील है या नहीं, यह भी मायने रखता है। मतलब कोई आपको मैसेज भेजा, उसमें देखा जाता है कि इसमें जो उसने मैसेज किया है वो रैशनल है कि नहीं, इमोशनल है कि नहीं, तब जाकर के आपकी चीजों को देखा जाता है। जैसे प्रेशर कुकर में आप खाना पकाते हैं तो विज्ञापन में बताता है नीचे कि रसोई गैस में ईंधन की बचत होती है और ये किफायती होती है, तो ये क्या है? रैशनल अपील है। बताया जा रहा है कि भैया इससे आपकी, अगर आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, प्रेशर कुकर में चावल दाल को बनाते हैं तो आपकी कम गैस लगेगी, तो बिल्कुल रैशनल अपील है। और वैकल्पिक रूप से विज्ञापन कह सकते हैं कि प्रेशर कुकर पोषण को बरकरार रखता है, यदि कोई परिवार की परवाह करता है तो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है पोषण का एक प्रमुख चिंता का विषय होगा। ये भावनात्मक अपील है। मतलब कि आपने क्या कह दिया, भैया प्रेशर कुकर में खाना बनाओ, इसमें जितने भी न्यूट्रिशन है वो बने रहते हैं, तो आप वो सोचेंगे कि भैया मेरे परिवार के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्यों ना मैं प्रेशर कुकर में ही खाना बनाऊं। या फिर आप कह दिए, एडवर्टाइजमेंट या किसी का मैसेज आया कि दूध पीजिए रात को, दूध पीने से आपकी शक्ति और आपकी स्वास्थ्य बने रहेंगे, आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, तो आप ज्यादा मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज्यादा इंपैक्ट करेंगे। तो ये चीजें आपके साथ होती है कि नहीं? एक तो सोर्स कैरेक्टरिस्टिक हो गया, एक तो मैसेज कैरेक्टरिस्टिक हो गया, या मैसेज में आपने कहीं पढ़ा हो, ठीक है, रात को दही नहीं खाना चाहिए, तो आपको दही तो बहुत पसंद है, आपने रात मैसेज कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा कि रात में दही मत खाइए, आपको सर्दी लग सकती है, तो आप क्या करेंगे? दही खाना बंद कर देंगे रात को, दिन में तो खाएंगे ही खाएंगे, रात को खाना बंद कर देंगे। ओके, मोड ऑफ स्प्रेडिंग मैसेज, ठीक है, मोड ऑफ स्प्रेडिंग मैसेज। कभी कभार क्या होता है कि बचपन में आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको दस्त लग जाती थी, डिसेंट्री, या फिर बहुत सारी चीजें। अब जैसे कि कोरोना का ही ले लो, कोरोना में आप फोन उठाते थे या फोन लगाते थे किसी को, तो एक रिंगटोन बजने लगती थी, हाथ धोएं, बाहर से ना निकले, मास्क मास्क पहने। ये मोड ऑफ स्प्रेडिंग द मैसेज था। जो आपका एटीट्यूड था उसमें चेंजेस लाने का तरीका था कि आप किस तरीके से मैसेज क्रिएट। कुछ लोग नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट कराते हैं किसी रिलीजन के बेस में, है ना, कि हमारे धर्म की रक्षा करो, धर्म खतरे में है, इस तरीके से मैसेज फैला देते हैं, जिससे क्या होता है, अगला व्यक्ति अगले धर्म के प्रति क्या करने लगता है, एक तरीके से नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट कर लेता है। या फिर बचपन में जो बच्चे थे जिनको डिसेंट्री हो जाती थी, तो उनको बताया जाता था कि भैया देखो ऐसा है, ओआरएस का घोल पिलाओ, नमक का शक्कर का घोल पिलाओ, इससे क्या होगा, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, मोड ऑफ स्प्रेडिंग द मैसेज। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट है? तो टारगेट कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से काम करेगी भैया कि हमको ऐसे लोगों की मनोवृत्ति बदल जाएगी, ऐसे लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा जिनका आत्मसम्मान कम हो या जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो, जो खुले दिल के हो, खुले दिल के नहीं, लचीले हों। मतलब क्या, जल्दी से आप उनको चेंज कर सकते हैं कि भाई ऐसा मत कर, ऐसा हो जाएगा, तो फट से एकदम बदल जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, उनका एटीट्यूड तुरंत चेंज हो जाएगा। तो अपने एटीट्यूड के प्रति बहुत सारी चीजें रखने की कोशिश। देखो ये सब्जेक्ट है, आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आप सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करना, लोगों को समझना चालू कर देंगे। और यही चीज इसलिए आपको ये सब्जेक्ट है, ताकि आप अपने जब वर्क में जाएं, आधी चीजें ही सिखा दी जाती है आपको, बाकी ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। इसलिए ताकि आप 10 लोगों से मिलेंगे, आपको कोई भैया आप इतने बड़े पद में हैं, आप राजा हैं, तो आपको उल्लू थोड़ी ना कोई बना सकता है। और आपको पता चलो कोई उल्लू बना के चला गया, तो फिर तो हो गया उस जिले का, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो फिर फोर्स रिटायरमेंट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीजें इसलिए सिखाई जाती है कि फोर्स रिटायरमेंट होता है, ऐसा नहीं सरकार जबरदस्ती करवा देती है। अगर कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, काम करने का तरीका उनको सही नहीं है ना, तो फोर्स रिटायरमेंट भी होता है। भैया आप उतने बड़े पद में हैं, उतने बड़ा आपको मिला है सब सारी चीजें, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है?
ओके, आपका जो स्टेप्स टू इंक्रीज कोरिलेशन बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, आपके जो मनोवृत्ति, आपकी जो सोच और आपका जो व्यवहार, उसके बीच क्या संबंध, हम उसको कैसे बढ़ाएं, कि हमारा कभी कभी सोच हमारी अलग हो जाती है और कभी कभी हमारा व्यवहार भी अलग हो जाता है। कुछ लोग सोचते कुछ और व्यवहार कुछ और करते हैं। तो पहला बोला है कि एटीट्यूड लिटरेसी, मतलब अपनी मनोवृत्ति से सीखिए। आप अपने जानने की कि जाने कि आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो सोच है वो क्या है, और अपने अच्छे और बुरे दोनों चीजों को पहचानिए। कभी कभार हम कहते हैं कि यार ये मेरी बहुत बुरी आदत है, इसको मैं सुधारूंगा। ऐसी चीजें होती हैं कि आप उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। फिर है एक दूसरा, कनेक्टिंग विथ कॉन्सेंस, है ना, कॉन्सेंस, अंतःकरण से जुड़ना। कभी कभार कुछ इस, है ना, स्पेशल क्या होते हैं आपके, अंडरस्टैंड रीजन बिहाइंड द होल्डिंग पर्टिकुलर एटीट्यूड, मतलब विशेष मनोवृत्ति धारण करने के पीछे के कारण को समझने का प्रयास करें। कभी कभार आप लोग कुछ ऐसी सोच को डेवलप कर लेते हैं, और वही सोच कि आप चीजों को समझिए कि मैंने ऐसा अपनी सोच, अपने एटीट्यूड को क्यों रखा हूं या क्यों रखी हूं। तो इससे भी आप अपने व्यवहार को समझ सकते हैं कि मेरा व्यवहार ऐसा क्यों है। तब आप अपने व्यवहार से अपने एटीट्यूड, अपनी सोच को समझ सकते हैं कि मेरी सोच ऐसी क्यों बनी हुई है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि जिसे बिल्कुल, कुछ लोग इस तरीके के लोग पसंद ही नहीं आते, है ना। तो मेरी ऐसी सोच क्यों बनी, उस चीज को पहचानने की कोशिश कीजिए। ओके, फिर है आपका डेवलपिंग द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रिटी। ओके, आप अपने अंदर क्या करें, डेवलप करें वैल्यूज को, इंटीग्रिटी एंड ट्रुथफुलनेस, जिससे आपके अंदर क्या आएगा, सत्य के मूल्यों का विकास करना पड़ेगा आपको। अगर क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है, इससे चीजों से आपके अंदर और अच्छा अपने व्यवहार को समझ पाएंगे, अपने एटीट्यूड से। ओके, हमेशा अपने आप को क्या करें, मोटिवेट करें, मोटिवेट योरसेल्फ। अगर आप अपने काम के प्रति, या आप देखो जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमेशा आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। अब आपको मोटिवेट आप कैसे करेंगे, इस तरीके से कि मोटिवेट आप किस तरीके से, आप बहुत आपका मॉरल डाउन हो रहा है, तो आप मोटिवेट ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, अपने घर के लिए कुछ करना है, अपने अपनी खुद की इमेज बनानी है। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन जागे। वैसे ही जब आप बनेंगे और जब आप काम करेंगे, तो आपके अंदर काम के प्रति मॉरल डाउन नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके जो वर्क इफिशियंसी में इम्पैक्ट डालना चालू हो जाएगा। तो आप अपने वर्क को और अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए आप क्या सोचेंगे कि मैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ, ऐसा क्या नया कर सकता हूँ। इन सब सारी चीजों को लेकर के अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। ठीक है, और परिवर्तन को बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। आप कोई भी चेंजेस हो रहा है उससे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। मान के चलो, आप जब सिविल सर्वेंट बन गए, किसी ऐसी जगह गए, वहां पे अच्छा खासा आपको मिला, रहने रहने सबका व्यवस्था की गई, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई गई। बट सडनली आप, जब आपका ट्रांसफर हुआ, तो आप ऐसी जगह पे चले गए, है ना, जो बहुत ही क्या था, बैकवर्ड था। तो आप वहां पे ये देखिए कि चेंजेस आने से आपके अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या आई है। आपके अंदर एक अपॉर्चुनिटी ये आई है कि मैं वहां के लोगों के लिए ऐसा क्या करूं कि ये बैकवर्ड से, मतलब बैकवर्ड से उठ जाए, ऊपर आ जाए। तो ये भी आपके अंदर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे कि ऑनलाइन क्लास की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर निगेटिविटी आई होगी, बट आप उस निगेटिविटी को लेकर के उसमें क्या पॉजिटिव चीजें आप ला सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, होगा टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। ऐसे कौन कौन से टाइप्स हैं एटीट्यूड के, उसको भी देख लेते हैं भैया। ये देखो, मॉरल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। मॉरल आपके नैतिक सोच, पॉलिटिकल यानी कि आपकी राजनीतिक सोच, ब्यूरोक्रेटिक यानी कि आप जब बनेंगे आपकी क्या सोच रहेगी, आपके सोच से वहां जाना है आपको। फिर आपका एक डेमोक्रेटिक यानी कि गणतंत्र, यानी कि जो हमारा एक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री ना, उसकी क्या सोच होगी, किस तरीके से आप डेमोक्रेटिक सोच क्रिएट कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री की सोच क्या होनी चाहिए, इन चीजों को। तो ये होता है आपके टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड में एक होता है मॉरल एटीट्यूड। ओके, मॉरल एटीट्यूड क्या है, आपके मॉरल नैतिक क्या है। ओके, जिसको आप जानते हैं उसके साथ आप मॉरलिटी करते हैं, है ना। जिसको आप नहीं जानते उसके साथ आप एथिक्स करते हैं, यानी कि नीति शास्त्र के अनुसार काम करते हैं। और जिसको आप जानते हो उसको आप भलाई, आदर करना, प्यार करते हैं, है ना। उसके साथ सेल्फिशनेस रहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। आप ये मुझे बताओ, जिसको आप नहीं जानते क्या आप उसके पैर पड़ने लगते हैं क्या, जिसको जानते हो उसी के ना पैर पड़ोगे आप, है ना। लव एंड कंपेशन होगा, सेल्फिश, है ना। ओके, निस्वार्थ भाव से आप उसके साथ रहेंगे, उसके साथ काम करेंगे, सहानुभूति भी होगी। ये आपके अंदर मॉरल एटीट्यूड्स होना चाहिए। यही काम
आप जिनको नहीं जानते हैं उनके साथ ये चीजें होने लगेगी, उनकी भलाई के लिए आप काम करेंगे। तो नैतिकता जो है, मॉरलिटी इज रिफर टू राइट, है ना, राइट आउटनेस, मोरल एटीट्यूड, आर एटीट्यूड कंसर्न विथ राइट, है ना, राइटियस मैनर। दस मॉरल एटीट्यूड इज नॉट ए न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। जो मॉरल एटीट्यूड होते हैं ना, ये बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होते, इट इज अ बायोस टूवर्ड्स, ओके। यह धार्मिकता और सदाचार के प्रति पूर्वग्रह है, मतलब कि आपको धर्म क्या सिखाता है और आपके जो वर्च्यू है, जो आपके घर से सिखाया गया वर्च्यूनेस, सदाचार, कि आपको भलाई, सबका बड़ों का सम्मान करना सिखाया गया है, आपको प्यार और करुणा करना सिखाया गया है ना, सेल्फलेसनेस सिखाया गया है और सहानुभूति सिखाई गई, एम्पैथी क्रिएट की गई है। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, ये तो हो गया मॉरल एटीट्यूड। फिर मॉरल एटीट्यूड में जो भलाई थी, गुडनेस, उस पे हम क्या कर सकते हैं? वी बॉर्न विथ अ मेटलिस्टिक नेचर। हम भौतिकवादी प्रकृति के साथ पैदा हुए हैं। भौतिकवादी यानी कि मेटलिस्टिक नेचर क्या हो सकता है? एनी मेटलिस्टिक नेचर ऑफ लाइफ कंसिस्ट ऑफ थ्री मोड्स। उसमें क्या रहेगा? गुडनेस, पेशेंस एंड इग्नोरेंस। मतलब अच्छाई भी रहेगी, जुनून भी रहेगा, पेशेंस यानी धैर्य भी रहेगा, और इग्नोरेंस यानी कि आप उसको इग्नोर करेंगे, अज्ञानी रहेंगे। When living entity comes to contact with nature, he is subjected to these three modes. अच्छाई क्या होती है? गुडनेस क्या करती है? हमारे जो वर्क है उसके अच्छे इरादों को बताती है। जब आपके अंदर अच्छाई होगी तो आप किसी भी काम को करेंगे तो गुड इंटेंशन से उस काम को करेंगे। तो यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है कि जब आप अपने वर्क में जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ सिविल सर्वेंट, तब आप कोई जो भी काम करें उसमें एक अच्छाई ढूंढें ताकि आप उन कामों को अच्छे इरादों से कर सकें। दिस इज अ मदर ऑफ मॉरल एटीट्यूड। ठीक है, यही नैतिकता क्या होती है? आपके मनोवृत्ति की जननी होती है। और ऑल अदर मॉरल एटीट्यूड्स डेराइव फ्रॉम दिस। गुड एक्शन स्टार्ट विथ गुड इंटेंशन। जो भी आप कार्य करें उसको अच्छे इरादे से करें। जो भी आप काम करें, इवन आप पढ़ाई कर रहे हैं, इवन आप तैयारी कर रहे हैं, उस चीज को पाने के लिए बिल्कुल अच्छे मन से करें, बिल्कुल अच्छी चीजों से करें। गुडनेस इज द प्री कंडीशन फॉर इनर हैप्पीनेस। अच्छाई जो होती है वो आंतरिक सुख की पूर्व शर्त है। मतलब जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो आपके अंदर बड़ा खुशी होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर आप कहीं भी बुरा कर लें तो आपको बड़ा बेकार भी लगेगा। तो गुडनेस इज प्योरर देन अदर मोड्स ऑफ लाइफ एंड इट्स फ्री वन फ्रॉम सिंफुल एक्शंस। कहता यह है कि अच्छाई जीवन के अन्य तरीकों की तुलना में अधिक शुद्ध है और यह पाप कर्मों से मुक्त करती है। और जो भी आपने गलत काम किए हो उन चीजों से ये दूर करती है। Those who situated in the mode develop knowledge, but they become conditioned by the concept of happiness. Okay? इस तरह ज्ञान विकसित करते हैं लेकिन वे सुख की अवधारणा से होते हैं। आप सीधे सिंपल यही है कि आपको अच्छाई काम करना है और अच्छे तरीके से कोई काम करना है, और जो भी काम करना है उसको अच्छाई से करना है। बस यही सिखा रहा है ये चीजें। ओके, ये चीजें हैं। अब अच्छाई से भरा हुआ व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन जाता है। अब आपके अंदर बहुत अच्छाई है, लोगों का आप भला चाहते हैं, आपके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, आप मतलबी नहीं है, तब आपके अंदर क्या होगा? एक अच्छाई आएगी। तो अच्छाई से जो होगा, ए पर्सन लोडेड विद गुडनेस बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। और जुनून से भरा हुआ व्यक्ति, अ पर्सन लोडेड विद पेशेंस लीड्स अ मेटेरियलिस्टिक नेचर इन लाइफ। भौतिकवादी प्रकृति के नेतृत्व करता है। मतलब कि उसके अंदर लोड, पैशन बहुत ज्यादा होगा, वो जुनून रहेगा जीने का कि मुझे ये करना है, मुझे बंगला, गाड़ी, ये वो, बहुत सारी चीजें, तो वो अलग ही दुनिया में वो जिएगा। और ए पर्सन लोडेड विद इग्नोरेंस यानी कि अज्ञानता से भरा हुआ व्यक्ति, ये अननेसेसरी एसेट है समाज के लिए। समझ में आ रहा है? कुछ लोग ऐसे लोग रहते हैं जो अज्ञानी, मतलब कि इग्नोरेंस रहते हैं, जिनके अंदर लिटरेसी की कमी रहती है और वो सोसाइटी के लिए एकदम एक बेकार एसेट्स होते हैं। समझ में आ रही है चीजें? हर परिवार, हर किसी में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो बेकार एसेट्स कहलाएगा। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, घर में रहते हैं, वो बेकार एसेट्स कहलाते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आई है? कोई डाउट है? इग्नोरेंस वाले पार्ट में कोई डाउट है? दिव्या, अपेक्षा, याचना? तो कैसे बनेंगे आप? हाँ बिल्कुल। तो आपको अपने जो भी आप जब आप काम करेंगे, जब आप जाएंगे अपने जो रियल अपने गोल्स को जब अचीव कर लेंगे, तो आपको इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है और यही चीजें आपको क्या करेगी? आगे बढ़ाएंगी। ठीक है? इग्नोरेंस क्या करता है? अज्ञान आलस के साथ आता है। समझ में आ रहा है? आपके अंदर लेजीनेस है तो आप पढ़ेंगे नहीं, है ना? तो आप कैसे हो जाएंगे? इग्नोरेंस हो जाएंगे।
ठीक है, यह सभी सभी के साथ होता है। ओके, और यही जो कारण बनता है वो डिल्यूजन का कारण बनता है और एंटिटीज का कारण बनता है, मतलब कि दुख का कारण बनता है लेजीनेस। आप घर पे बैठे रहें, मत पढ़ाई करें, कुछ मत करें, तो आप अपने आप को कोसना चालू कर देंगे, मैंने क्यों नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया, लोग आपको उंगली उठाना चालू कर देंगे। द रिजल्ट विल बी मैडनेस, स्लीप एंड अनहैप्पी। पागलपन बना देगा, नींद आएगी, दुख होंगे, जीवन का कोई प्रिंसिपल नहीं रहेगा, कोई उद्देश्य नहीं रहेगा आपका, इग्नोरेंस से। तो ये चीजें आपके अंदर नहीं आना है, और यही चीज वो सिखा रहा है कि जब आप लोग तैयारी करके जब निकल जाएंगे, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप किस तरीके से इन वर्क को काम कर सकते हैं। कभी कभी इग्नोरेंस भी एक चीज प्रमुख बन जाती है और अच्छाई की विधा को हरा देती है, मतलब कि जो अच्छाई है वो हरा देती है। परमानेंट एंड डिफिकल्ट द मोड ऑफ गुडनेस। और कभी कभी पेशन यानी कि जुनून दूसरों पर हावी हो जाता है, एंड सिमिलरली गुडनेस डिफीट अदर मोड्स ऑफ लाइफ। इसी तरह से अच्छाई जीवन के अन्य तरीकों को हरा देती है। उनमें वर्चस्व को लेकर हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है, मतलब कि ऑलवेज कंपटीशन अमंग द सुपरमेसी। मतलब कि जो पेशेंट वाले व्यक्ति है ना, वो हमेशा यही चाहेंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये सब कर दूंगा, तो वो हमेशा सुपरमेसी की बात करके मेरे जैसा कोई नहीं। ओके, ये चीजें होती हैं। तो इग्नोरेंस आपके लिए बहुत बुरी चीज है, याद रखना। आपको क्या करना है, इग्नोरेंस नहीं करना जिससे लेजीनेस ना आए। ओके, फिर बोल रहा है रिस्पेक्ट, आदर करना। ये तो सिखाया गया है ना आपको भाई, इमैनुअल कांट को जानते हैं, द रैशनल ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रीटेड एज अ एंड इन देमसेल्फ एंड नॉट एज मींस टू द समथिंग एल्स। ठीक है, तो जो मनुष्य होते हैं, जो इंसान होते हैं, तर्कसंगत मनुष्य अपने आप में एक साध्य रूप में माना जाना चाहिए, ना कि किसी चीज के साधन के रूप में। और आप सभी को पता है कि हमारी अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है तो हम गुस्से से तिलमिला जाते हैं। कोई भगा दिया आपको तो आप गुस्से से हो जाएंगे। तो लोगों को पहली वैल्यूज ये होती है, चाहे किसी में कुछ हो चाहे मत हो, ये वैल्यूज तो हमेशा ही रहेगी कि उसको क्या मिले, लोग उसको लोग उसको मूल्य दें, मतलब लोग उसके रिस्पेक्ट करें। तो इसलिए जब आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले, तो आप भी दूसरों को रिस्पेक्ट दे, दूसरों को रिस्पेक्ट दे। समझ में आ रही है मेरी बात? दूसरों को रिस्पेक्ट आपको देना होगा। तो हर किसी को आपको सम्मान देना है। जब आप किसी के पास जाएं, या जब आप एज अ सिविल सर्वेंट आपके पास कोई आएगा, तो आप उसको रिस्पेक्ट करें। ये ना कि चल बाहर रहे, दूर रहे, बाद में आना, ऐसे करके ना भगाएं। ये क्योंकि आप एज अ सिविल सर्वेंट हैं, तो आपका काम है कि आप अपने लोगों के लिए काम करें। ठीक है, तो ये मॉरल एटीट्यूड्स में आएगा रिस्पेक्ट करना। ओके, आपकी मॉरलिटी है ये। ओके, लव इज डीप अफेक्शन टूवर्ड्स अदर द कंपेशन, एक्शन ओरिएंटेड सिंपैथिक फीलिंग फॉर समवन सफरिंग एंड मिसफॉर्चून। मतलब कि लव और कंपैशन, मतलब कि जिससे भी जो आता है आपके पास काम के लिए, अगर आप उसको अच्छे से प्यार से लव एंड कंपैशन से उस चीज को करते हैं, तो उसको भी खुशी होती है, साथ ही साथ आपको भी बहुत खुशी होती है। ये भी चीजें होना जरूरी है। ओके, यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? याचना, अपेक्षा,